हेलो दोस्तों। जब किसी बच्चे का जन्म होता तो उसकी वजन 2 से 3 केजी तक की हुआ कर रही होती है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतते चला जाता है, एज उसकी उम्र बढ़ती चली जा रही होती है, उसका वजन इंक्रीज करते हुए चला जा रहा होता है। तो क्या सोचा आपने दोस्तों कि क्या किस तरीके से कौन सी वो चीज है जिसके वजह से बच्चे के एज के साथ साथ उसके वजन को बढ़ाते जा रही है। तो इन सारी चीजों के पीछे केवल और केवल हमारे यदि बायोलॉजी के फील्ड में चेक करें तो बायोलॉजी में एक टॉपिक आया कर रहा होता है सेल डिवीजन। हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं, उनका नंबर इंक्रीज करता है सो दैट हमारी बॉडी का जो वजन रहा कर रहा होता है वो इंक्रीज करते चला जा रहा होता है। तो इसी को समझने के लिए हम पूरा ब्रॉड कॉन्सेप्ट में चीजों को देखेंगे। हम एक सेल का ऑब्जर्वेशन करेंगे, हमारे बॉडी का एक सेल कैसे डिवाइड होकर के दो सेल आगे चल करके डिवाइड होकर के कैसे 4 सेल का फॉर्मेशन कर दिया कर रहे होते हैं। तो जैसे हमारा लाइफ स्पैन हुआ कर रहा होता है, लाइफ की एक साइकिल रहा कर रही होती है, वैसे भी इन सभी इंडिविजुअल का भी अपना एक, इन सेल्स का भी अपना एक लाइफ स्पैन हुआ कर रहा होता है, एक लाइफ साइकिल हुआ कर रहा होता है, जिसे बेसिकली हम सेल साइकिल के द्वारा जान रहे होते हैं। सेल साइकिल एक जेनेटिकली कंट्रोल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स रहा कर रहा होता है, जिसके द्वारा नई बनी सेल्स, नई छोटी बनी सेल्स जो होती हैं आगे चल करके ग्रोथ करती हैं और ग्रोथ करने के बाद से अपने आप को प्रिपेयर करती हैं कि अपने ही जैसे अदर 2 सेल्स या 4 सेल्स का फॉर्मेशन कर सके। तो ये जेनेटिकली बायोलॉजिकल कंट्रोल प्रोसेस है जो इन सब सेल्स का डिवीजन करा रहा है। आपको ध्यान रखना होता है, जब कोई सेल्स नई बनती है तो साइज में छोटी होती और वही चल करके आगे क्या कर रही होती है, 2 सेल्स का फॉर्मेशन कर रही होती है, कभी कभी 2 से 4 सेल्स बन जा रहे होते हैं। तो इन सेल, ये ऐसा होता क्यों है, क्यों एक सेल 2 सेल का फॉर्मेशन कर रही होती है। तो जैसे कि आप पहले से पढ़ चुके हो, सेल के बारे में इंफॉर्मेशन मैंने दिया हुआ है, आप प्रीवियस वीडियो में जाकर के चेकआउट कर सकते हो कि कोई भी सेल होता है, सेल का एक पर्टिकुलर साइटोप्लाज्म होता है, उसके न्यूक्लियस के अंदर उसका न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और इन दोनों के रेशियो में, न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म के रेशियो में किसी भी तरीके से यदि डिसबैलेंस क्रिएट हो जा रहा है तो सेल को डिवीजन करना ही करना पड़ेगा। तो वो डिवीजन किया कर रहे होते हैं। सेल के लाइफ साइकिल या सेल के डिवीजन तक के टाइम को, बर्थ जब सेल का हुआ तब से लेकर के सेल के डिवीजन करने तक के टाइम को हम जनरेशन टाइम या सेल डिवीजन का पीरियड कहा कर रहे होते हैं, या टाइम पीरियड आप सेल साइकिल के नाम से जान रहे होते हैं। यदि अलग अलग इंडिविजुअल की बात करें तो ये सेल डिवीजन का जो प्रक्रिया या टाइम पीरियड है वो वेरी कर रहा होता है। ह्यूमन सेल्स की बात करोगे तो हमारी सेल्स होती हैं, यदि परमानेंट में कन्वर्ट हो गई तो बात छोड़िए उसकी, लेकिन यदि वो मैच्योर है, डिवाइडिंग सेल्स है, तो अपना 24 घंटे में डिवीजन कर लिया कर रही होती है। वहीं पर बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया तो बहुत ही नन्हे मुन्ने छोटे से हमारे इंडिविजुअल्स है प्लेनेट के, तो उनका डिवीजन केवल और केवल 20 मिनट में हो जाता है। इसी तरीके से ईस्ट का नाम सुना होगा, सेक्रोमाइसिस सेरिवेसी, और वो जो होता है वो 90 मिनट में अपना डिवीजन कर लिया कर रहा होता है। इसी की वजह से उनका नंबर बहुत ही तेजी से बढ़ता है। वायरस के केस में बात करूं तो वायरस तो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में अपना डिवीजन कर लेते हैं, इसीलिए तो उनका नंबर सबसे तेजी से इंक्रीज किया कर रहा होता है। तो इस चीज को, सेल साइकिल को हम कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं यहाँ पर। सबसे पहले जो सेल साइकिल का पूरा टाइम ड्यूरेशन, हम उसको 2 फेजेस में डिवाइड किया कर रहे होते हैं। एक लॉन्ग प्रिपरेशन का फेज होता है जिसमें सेल ग्रोथ करके अपना प्रिपरेशन कर रही होती है, उस पूरे के पूरे फेज को हम इंटरफेज के नाम से जान रहे होते हैं। और दूसरा, जब प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाता है, सेल को डिवाइड करने का जब टाइम आता है तो सेल डिवीजन पीरियड उसे कह देते हैं। बेसिकली उसे एम फेज के नाम से भी जाना कर रहे होते हैं। एम फेज जो होता है वो अलग अलग टाइप से हुआ कर रहा होता है, वो सेल टू सेल वेरी किया कर रहा होता है। एम फेज के आधार पर जो एम फेज है वो 3 तरीके के देखे गए हैं। एक मियोसिस हुआ कर रहा होता है, दूसरा माइटोसिस कहा जाता है, और तीसरा जो होता है लोअर इंडिविजुअल के अंदर देखा जाने वाला ए माइटोसिस रहा कर रहा होता है। तो किसी भी सेल को डिवीजन जब करना है तो उसे प्रिपेयर होना पड़ता है, और प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा टाइम लगती है। जैसे आप नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो, नीट का एग्जाम तो केवल 3 घंटे में कंप्लीट हो जाता, लेकिन उसके लिए बच्चे 2 साल 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। वैसे ही हमारे सेल्स को भी लॉन्ग टाइम तक प्रिपरेशन करनी पड़ती है। मैक्सिमम पूरे के पूरे सेल साइकिल के टाइम का 95% हिस्सा सेल्स को डिवाइड होने में, डिवीजन के लिए प्रिपेयर होने में बिताना पड़ता है। जब सेल की बर्थ होती तो सबसे पहला जो इंटरफेज का फेज आता है उसे हम जीवन फेज कहा कर रहे होते हैं। जीवन का मतलब है गैप 1 या ग्रोथ 1।
इस दौरान सेल के अंदर एक तो प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया चलती है जिसे ट्रांसलेशन कहते हैं, और एक प्रक्रिया चलती है जिससे आरएनए बनाया जा रहा होता है डीएनए के द्वारा, जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। लेकिन कभी भी डीएनए रेप्लिकेशन जैसा प्रोसेस इस फेज में हमें नहीं देखने को मिलता। नए नए न्यूक्लियोप्लाज्म का, नए नए साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से सेल का साइज बड़ा होते चला जाएगा। अगला फेज आया कर रहा होता है जिसे हम एस फेज के नाम से जान रहे होते हैं, सिंथेसिस फेज कहा कर रहे होते हैं सेकेंड फेज ऑफ इंटरकाइनेसिस को। और इस फेज के दौरान जो सेल का डीएनए हुआ कर रहा होता है वो डुप्लीकेट हो जाता है, अपनी कॉपी बना लेता है। कॉपी का मतलब है कि डीएनए का अमाउंट डबल हो जाने वाला है। नंबर पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, क्रोमोसोमल नंबर ध्यान नहीं रखना है आपको, केवल ध्यान रखना है कि जो डीएनए का कंटेंट होगा, यदि डीएनए 10 पिकोग्राम है तो यहाँ पर 20 पिकोग्राम हो जाएगा, यदि 50 पिकोग्राम है तो 100 पिकोग्राम हो जाएगा। सीधे कंटेंट ऑफ डीएनए जो होता है सेल के अंदर डबल हो जाया कर रहा होता है डुप्लीकेशन और रेप्लिकेशन प्रक्रिया के द्वारा। इसके अलावा हम यहाँ पर सेंट्रियोल डिवीजन भी हमें देखने को मिलता है। सेल को डिवाइड करने वाला एक पर्टिकुलर एनिमल सेल में प्रेजेंट एक ऑर्गेनेल जो मेम्ब्रेनलेस रहा कर रहा होता है, वो भी अपने नंबर को दोगुना कर लेता है, यहाँ पर डबल कर लिया कर रहा होता है। जब एस फेज का टाइम बीत जाता है, एस फेज में बहुत ही लिटिल ग्रोथ हमें सेल के अंदर देखने को मिल रही होती है। लेकिन जैसे ही अगला फेज पे आता है, एस फेज कंप्लीट हो जाता है, G2 फेज आता है। G2 फेज जो हो रहा होता है उसमें जो भी रिमेनिंग ग्रोथ है, जैसे कि सेल को डिवाइड होने के लिए उसे उसका स्पिंडल फाइबर बनाना होता है और उसके लिए टिबुलिन प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। उस टिबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन G2 फेज में हुआ कर रहा होता है। रिमेनिंग आरएनए की सिंथेसिस होती, रिमेनिंग प्रोटीन की सिंथेसिस होती, और रिमेनिंग जो भी मैच्योरेशन प्रिपरेशन बाकी रह गया था, जैसे आप ट्रांजिशन पीरियड देखते हो, एग्जाम आने से जस्ट पहले का जो टाइम होता है वो ट्रांजिशन पीरियड होता है। रिवीजन करने की जरूरत पड़ती है, हमें चीजों को रिकॉल करने की जरूरत पड़ रही होती है। तो जस्ट लाइक दैट यहाँ G2 फेज के अंदर वो सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट कर ले जाती हैं। और जब G2 फेज कंप्लीट हो गया तो हमारा सेल डिवाइड होने का टाइम आ जाता है, और इसके बाद से M फेज आ जाया कर रहा होता है। M फेज को अलग अलग करके एक एक करके हम स्टडी करेंगे। तो एम फेज की बात करें तो लोअर इंडिविजुअल के अंदर उनका जो साइटोप्लाज्म होता है, एम फेज के दौरान क्या होता है, साइटोप्लाज्म आकर के हाफ हाफ हो जाता है और दो जो सेल्स होती है उनका फॉर्मेशन कर दिया कर रहा होता है। किसी भी तरीके का क्रोमोसोमल डिफरेंशिएशन, कंडेंसेशन जैसी प्रक्रियाएं नहीं होती, सीधे सीधे साइटोप्लाज्म का आधा आधा बंटवारा कर दो, और ये प्रक्रिया केवल और केवल बैक्टीरिया और यूनिसेलुलर जो यूकैरियोटिक इंडिविजुअल हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। जैसे प्रोटिस्टा के अंदर, यूग्लिना के अंदर, अमीबा और इन सारे इंडिविजुअल में जो माइटोसिस प्रक्रिया होती है उसे एमाइटोसिस कहा कर रहे होते हैं। एक मतलब फॉल्स टाइप की माइटोसिस को एमाइटोसिस टर्म्स दे सकते हैं। इसके बाद आया कर रहा होता है जो अगला फेज रहा कर रहा होता है, जिसे हम बेसिकली माइटोटिक डिवीजन के द्वारा जान रहे होते हैं। माइटोटिक डिवीजन जो होता है वो जनरली एम फेज को यहाँ पर 4 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। पहले को प्रोफेज, दूसरे को यहाँ पर मेटाफेज, तीसरे को एनाफेज और चौथे को टीलोफेज के नाम से जान रहे होते हैं। और जनरली माइटोसिस फेज के दौरान जब कोई सेल अपना डिवीजन करती है तो एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता और क्रोमोसोम के नंबर में किसी भी तरीके का कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता। यही वो डिवीजन है, यही वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारे बॉडी का ग्रोथ होता, यही वो डिवीजन है जिसके द्वारा हमारे बॉडी का जो सेल्स होता है कहीं पर चोट लग जाती है तो उसकी रिपेयरिंग की जा रही होती, और यही वो डिवीजन है जिसके द्वारा किसी भी इंडिविजुअल का मास इंक्रीज कर रहा होता है। तो आप समझ सकते हो कि ये डिवीजन कितना ज्यादा इंपैक्ट रखता है। और हमारे प्लेनेट पर पाए जाने वाले मल्टी सेलुलर और सब यूनिसेलुलर इंडिविजुअल के अंदर ये ग्रोथ होता ही होता है। सबसे ज्यादा आकर करने वाला ग्रोथ, यदि कोई ग्रोथ है, डिवीजन कोई है, तो माइटोसिस डिवीजन ही है। ये हर एक इंडिविजुअल के लाइफ में होता है, उसका मास इंक्रीज करने में, उसकी लेंथ इंक्रीज करने में, उसकी वेट इंक्रीज करने में, उसके बॉडी को शेप देने में, पर्टिकुलर साइज गेन कराने में, इन सारी चीजों में ये हेल्प किया कर रहा होता है। तो पहला फेज था प्रोफेज। प्रोफेज के दौरान यदि देखें तो जो भी अभी क्रोमोसोमल यहाँ पर क्या हो रहा होता है कि जो सेल्स थी अभी तो ग्रोथ उसका कंप्लीट हो चुका था। ग्रोथ जब कंप्लीट हो चुका है तो सेल को क्या करना होता है कि सेल के अपना जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसको डिसअपियर करना शुरू करती है ताकि अपने क्रोमोसोम को एक्सपेंड करा सके, क्रोमोसोम को पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में फैला सके, और जो भी अननेसेसरी ऑर्गेनेल्स होते हैं उनका भी डिग्रेडेशन कर दिया जा रहा होता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का डिग्रेडेशन नहीं किया जाता है क्योंकि वो अपना खुद सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल होने की वजह से अपना खुद डिवीजन कर लिया कर रहे होते हैं, तो उन्हें हटाने की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी मोस्ट ऑफ द
जो ऑर्गेनेल्स हैं सेंट्रियोल को छोड़ करके उन सारे ऑर्गेनेल्स का डिग्रेडेशन हो जाया कर रहा होता है। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद से यहाँ पर क्रोमोसोमल जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था उसका डिसअपियरेंस हो गया। उसके जस्ट बाद अगला फेज मेटाफेज आ जाता है, जिसमें प्रोफेज के अंत होते होते वहां पर क्रोमोसोम कंडेंस हो गए होते हैं, और ये कंडेंस हो जो चीज है क्रोमोसोम, ये मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर जाकर के अरेंज होने लगते हैं, सेल के इक्वेटर पर अरेंज हो जाते हैं। और इसके जस्ट बाद में मेटाफेज के बाद आता है एनाफेज। एनाफेज फेज के दौरान जो क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स हुआ कर रहे होते हैं, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो बेसिकली एक्स शेप के स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब दो लाइंस के द्वारा बनाए गए हैं। उन लाइंस को हम क्रोमेटिड कह रहे होते हैं, और बीच में वो जिस पॉइंट पर जुड़े होते हैं उन्हें हम सेंट्रियोल कहा कर रहे होते हैं। तो सेंट्रियोल से क्या होता है कि दोनों के दोनों लाइंस को अलग कर दिया जा रहा होता है, तो हम उसे बोलते हैं सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड। तो एनाफेज के दौरान क्रोमेटिड का सेग्रीगेशन देखने को मिलता है, और यहाँ पर सेंट्रियोल से आए हुए स्पिंडल फाइबर आकर के अटैच्ड हो जाते हैं, और एक एक क्रोमेटिड्स को, क्रोमोसोम वही है, एक ही क्रोमोसोम से क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड को दोनों पोल्स के तरफ लेकर के चले जा रहे होते हैं। और यहाँ पर क्रोमेटिड सेपरेशन हो जाने से तो हमें लगता है कि सेल के अंदर जो क्रोमोसोम है उसका नंबर डबल हो चुका है, और वही आगे चल करके टीलोफेज में क्रोमोसोम जब पोल की तरफ चले जाते हैं तो उनके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाती, और इसके वजह से नई दो सेल्स का फॉर्मेशन हो जाया कर रहा होता है। तो इस तरीके से माइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा एक सेल से दो सेल बनाया गया, और क्रोमोसोम के नंबर में कोई बदलाव नहीं किया गया। थैंक यू स्टूडेंट टू वॉचिंग माई वीडियोज। मैं ऐसे ही एफर्टेबल वीडियोस लाते रहूं, उसके लिए मुझे सपोर्ट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।